आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ा द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ा। वेलकम वेलकम वेलकम। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी श्रोताओं का बुक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस इज योर फेवरेट बुकवर्म विकास मुनोत। तो दोस्तों, सब खैरियत? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल मजे में होंगे और हमारी बुक्स सुन के आपको और भी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड किताब पढ़ रहे हैं और 2 एपिसोड उस किताब के हम कर चुके हैं और आज 3rd एपिसोड कर रहे हैं। तो ये सब एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। जो लोग नहीं जानते हो, अगर आप आज पहली बार जुड़ रहे हैं बुक वर्ल्ड के इस किताब के साथ, तो कोई बात नहीं, आप कोई कंटिन्यूटी लूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब स्टैंड अलोन शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो आपको उतना ही मजा आएगा जितना आपको फर्स्ट एपिसोड में आया होगा। तो डोंट वरी, आप अगर रेगुलर लिसनर हो या फर्स्ट टाइम लिसनर हो, आप इक्वली इस बुक को या इस एपिसोड को एंजॉय करेंगे। तो लेट अस गेट ऑन विथ द रीडिंग ऑफ द बुक इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड बाय के हरिकुमार। मेलकोट्टू मोहिनी। शिवू, महेश और गणेश एक ड्रामा ट्रूप में काम करते थे। शिवू की नई नई शादी हुई थी और महेश और गणेश अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे थे, मगर वो गहरे दोस्त थे तीनों। हमेशा उनका परफॉर्मेंस रात को 9, 9:30 बजे खत्म हुआ करता था, मगर उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और कुछ अन्य बाधाओं से वो प्रोग्राम करीबन 2 घंटे लेट हो गया। तो जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो रात के 11:30 बज चुके थे। बाकी सब मजे कर रहे थे, चाय पी रहे थे, दोस्तों से बातें कर रहे थे, मगर शिवू बहुत टेंशन में था। वो बहुत खरी खोटी सुना रहा था ऑर्गेनाइजर्स को और महेश और गणेश उसकी खूब टांग खींच के मजे लूट रहे थे क्योंकि शिवू की नई नई शादी जो हुई थी। तो फिर अचानक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से एक लड़की आई। उसने शिवू से कहा कि अगर आप चाहें तो आपके घर पे फोन करके बता सकते हैं, क्योंकि शिवू कंप्लेन कर रहा था कि उसको फोन पे भी बात करने के लिए कोई सुविधा अवेलेबल नहीं थी। तो उस लड़की ने सुन के वो तुरंत आके बोले कि आप चलिए हमारे ऑफिस में और फोन कर लीजिए। और गणेश ने देखा उस लड़की के बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, बिना कुछ बोले ऐसे ही मुस्कुराई जा रही थी। और महेश ने भी उस लड़की को देखा, मगर जो शिवू उस लड़की पे ध्यान ही नहीं देता। वो तो सिर्फ जो लड़की उससे बात कर रही थी उसी को देखे जा रहा था और उसी से बात किए जा रहा था। और शिवू फिर उस लड़की के पीछे पीछे उस ऑफिस की तरफ चल पड़ा और जो खूबसूरत वाली लड़की थी टॉल, वो भी उनके साथ चलने लगी। मगर जाते जाते उसने पीछे मुड़ के गणेश की तरफ एक बार देखा। जैसे वो लड़की गई, महेश और गणेश उस लड़की की खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधने लगे। गणेश को उसी गांव के एक दुकानदार की पकौड़ियां बहुत पसंद थी। उसका नाम था वासवैया। तो गणेश महेश को उस दुकान की ओर चलने के लिए बोल रहा था, मगर रात बहुत देर हो चुकी थी और महेश का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था पकौड़े खाने में, तो उसने मना कर दिया। तो गणेश अकेले चलने लगा। दरअसल वो दुकान उस परफॉर्मेंस थिएटर से थोड़ी दूर थी।
वो पहाड़ियों पे था परफॉर्मेंस वाला थिएटर, और पहाड़ के नीचे जाने से एक गांव आता है, उसी हाईवे पे उस पकौड़ी की दुकान थी। तो गणेश चलने लगा, और जैसे वो उस स्टेडियम वो थिएटर से बाहर निकला, उसने देखा कि बहुत अच्छी चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। तो वहां पे बहुत सारे चमेली के फूल खिले थे। जैसे ही वो जाके एक फूल तोड़ने लगा, पीछे से एक आवाज आई, नहीं नहीं, उस फूल को तोड़ो मत, उस बेचारे की उम्र ही इस एक रात की है, उसे क्यों तोड़ रहे हो। जब गणेश ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी खुशी का मानो ठिकाना नहीं रहा। वहां पे वही खूबसूरत लंबी वाली लड़की खड़ी थी। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेरा घर पहाड़ियों के नीचे है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ, मगर मैंने देखा कि तुम यहाँ पे खड़े हो तो मुझे लगा कि तुम भी वहीं पे जा रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। गणेश ने बहुत ही दरिया दिली दिखाते हुए हाँ हाँ चलो। तो ऐसे डिसाइड होने के बाद दोनों चलने लगे। गणेश एकदम चुपचाप, वो लड़की भी चुपचाप। गणेश तो बस उस लड़की की खूबसूरती को निहार रहा था। उसका मलमल से तराशा हुआ बदन, लंबे लंबे बाल, उसका चेहरा जिसमें एक अलग ही नूर, और बंगनपल्ली आम की तरह अंगड़ाई लेती हुई उसकी कमर। वो तो मानो खुशी के मारे बेहोश हो रहा था, और उसके शरीर में कुछ अलग तरह की इच्छाएं मचल रही थी। तभी वो लड़की बोली, देखो बारिश आने वाली है, तुमने तो हाफ स्लीव शर्ट पहन के रखी है, अभी थोड़ी देर में तुम तो कांपने लगोगे, कुछ जैकेट वैकेट पहनना चाहिए था ना। तो गणेश ऐसे ही कुछ बोला नहीं, हूँ वहां करके रह गया। फिर वो बोली, मेरे पास एक हर्बल चाय है, अगर वो तुम पियोगे तो तुम्हारी सर्दी भाग जाएगी, या तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। क्या तुम मेरे घर चलोगे। तो थोड़ा हेसिटेट करते हुए गणेश ने बोला, हाँ मगर तुम्हारे घर पे कोई। अरे अरे चिंता मत करो, तुम पहले मर्द थोड़ी ना हो मेरे घर आने वाले। मेरे घर पे कभी भी कोई भी मर्द आ सकता है, जा सकता है। यह कहते हुए पहाड़ी के नीचे उतरते ही गणेश को सीधा जाना था, मगर उस लड़की का घर लेफ्ट में था। तो उस लड़की ने गणेश को हाथ पकड़ के अपने घर की ओर ले जाना शुरू किया। वहां देखा तो एक छोटा सा घर था लकड़ी का। उस डोर मैट के नीचे से उस लड़की ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला, और गणेश अंदर जाके बैठ गया, और वो लड़की चाय बनाने के लिए किचन के अंदर गई। क्योंकि बारिश हो रही थी, पूरा अंधेरा था, बिजली थी नहीं, लेकिन अचानक बिजली कड़की। और उस बिजली की रोशनी से गणेश ने कुछ देखा, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ गई। उस रूम में उसने देखा कि एक सफेद रंग की धोती एक खाट पे, मानो कोई सफेद रंग की धोती ओढ़े बैठा हो या लेटा हो। तो उसने धीरे से जाके उस धोती को हाथ लगाया, मगर वो इंसान नहीं लग रहा था, जैसे कोई चीज अंदर रखी हो ऐसा लग रहा था। जैसे ही उसने धोती धीरे से उठाई तो उसके पैरों पर कुछ गिरा, तभी जोर से बिजली कड़की। और रोशनी में उसने देखा कि उसके पैर पे इंसान की एक कटी हुई उंगली पड़ी। गणेश डर गया, मगर
उसकी क्यूरियोसिटी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बगल में एक रूम था, उसका दरवाजा टेढ़ा था, पूरा बंद नहीं था। गणेश ने झांकने की कोशिश की और जब उसने अंदर झांका तो वहां पे हाथ, पैर, उंगलियां, कान, नाक और न जाने क्या क्या मानवीय अंग बिखरे पड़े थे। मजे की बात यह थी कि ये सारे मर्दों के अंग थे, एक भी औरत का नहीं था। और जब पीछे मुड़ के उसने किचन की ओर देखा तो वो खूबसूरत लड़की कतई खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। और गणेश फटाफट दरवाजा खोल के भागना शुरू किया और उसके पीछे उसे कोई आ रहा था जैसे सुनाई दे रहा था, मगर वो रुका नहीं। भागते भागते वो बेहोश हो गया और गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो 15 दिन के बाद खुली और वो एक हॉस्पिटल में था और उसके बगल में शिवू और महेश बैठे हुए थे। एक्चुअली शिवू ने स्टार्ट किया, जब तुम चले गए तो कंपनी ने हमें एक टेम्पो करवा के घर ड्रॉप करने का फैसला किया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। हम जा रहे तो हम देखे कि कोई सड़क पे बेहोश होके पड़ा है। जब हमने उतर के देखा तो वहां पे तुम थे। तो क्या हुआ तुम्हें? तो गणेश बोला कि अच्छा मेरी छोड़ो, वो लड़की कहाँ है? कौन सी? वो मुझे फोन करने के लिए लेके गई वो नहीं, उसके साथ वो लंबी वाली, वो गोरी वाली लड़की। कौन सी लड़की? एक ही तो लड़की थी, शिवू बोल रहा था। तभी महेश बोला नहीं नहीं, एक और लड़की थी। शिवू ने खूब सोचा मगर उसे पक्का यकीन था कि और कोई था ही नहीं और उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सिर्फ एक ही लड़की थी। तभी उसने सोचा, अरे तुम दोनों ने उस लड़की को देखा? अरे पगलों, वो लड़की नहीं थी, वो मोहिनी पिशाच थी जो कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बनाती है। पहले अपने मोह जाल में फंसाती है और जब आदमी बहुत कामुक्त होकर उसके वश में जाता है तो उसका खून पी जाती है। क्या तुम उसी को कहीं फॉलो करते हुए तो नहीं चले गए? गणेश ने सहमति में सर मात्र हिलाया। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम नेक्स्ट वाली स्टोरी लेके तुरंत हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।
Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली कहानी। A haunting in a school of दरभंगा। तबस्सुम शाम को अपने बॉयफ्रेंड शहनाज से मिलने के लिए हॉस्टल के पीछे गई। कोई उसे देखने से पहले ही वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके मोटर रूम की साइड चली गई और अगली सुबह शहनाज मोटर रूम में मृत पाया गया। पुलिस खूब जांच करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं लगा पाई। मगर तभी तबस्सुम की दोस्त सायरा ने पुलिस को बताया कि दरअसल तबस्सुम और शहनवाज हॉस्टल में पीछे मिले थे और सेक्स करने के लिए मोटर रूम के अंदर चले गए और उसके बाद सिर्फ तबस्सुम ही बाहर आई, शहनवाज नहीं आया। तो पुलिस की शक की सुइयां अब तबस्सुम की ओर घूमने लगी। तबस्सुम को पुलिस वाले लेके गए और सख्ती से उसकी पूछताछ की। तभी सायरा अचानक गायब हो गई और तबस्सुम ने खुदकुशी कर ली। उस हॉस्टल की वार्डन थी स्टेला मेरी जोसेफ, एक केरलाइट मिडिल एज वुमन जो बहुत ही स्पिरिचुअल थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करवाती थी बच्चों से। तो बच्चे कंप्लेन करने लगे कि कुछ दिख रहा है, कुछ साउंड आ रहा है, अंधेरे में डर लगता है। तो बच्चों को सख्त ऑर्डर थे कि वो अपने रूम से रात को 9 बजे के बाद बाहर ना जाएं। और स्टेला मेरी ने डिसाइड किया कि वो पूरी हॉस्टल का एक इंस्पेक्शन, एक चक्कर लगाएंगे। वो फटाफट एक के बाद एक फ्लोर चढ़ने लगी और पूरे कॉरिडोर में राउंड लगाने लगी। आखिरी में 3rd फ्लोर वो पहुंची जहां पे तबस्सुम और सायरा एक रूम शेयर कर रहे थे। तो रूम सारे बंद थे, मगर जैसे ही वो उस रूम के करीब गई उसे महसूस हुआ कि कोई उसे मानो रोक रहा है वहां जाने से। कोई एक अलग ही फोर्स है जो जाने नहीं दे रही उसको। मगर जैसे तैसे अपने गले में जो क्रूसीफिक्स या सूली जिसे कहते हैं उसे पकड़ के स्टेला मारी आगे बढ़ी और देखा तो रूम के अंदर से हरे रंग की रोशनी बाहर उस दरवाजे के नीचे से आ रही थी। तो अपने क्रूसीफिक्स को थोड़ा टाइट पकड़ के एक हाथ में, दूसरे हाथ से रूम को खोला, मगर अंदर कुछ नहीं था। दरवाजा बंद करके जैसे ही वो मुड़ी तो उनके हाथ से वो क्रूसीफिक्स छूट गया और सामने देखा और तंग रह गई क्योंकि उनके सामने खड़ी थी तबस्सुम। स्टेला मारी बहुत ही डर गई और तबस्सुम बस खड़ी खड़ी मोटर रूम की ओर अपना हाथ हिला के इशारा कर रही थी। स्टेला मारी वहां से फटाफट भागी
और मोटर रूम की ओर गई और वहां देखा, वहां सायरा की लाश पड़ी थी। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस को जब स्टेला मरे ने यह स्टोरी बताई तो पुलिस ने भी इनिशियली इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, मगर स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्हें कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। तो स्टेला मरे की बात सुन के उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसी मुल्ला या ऐसे आदमी को जो वो डीमंस को पकड़ते हैं उनको लेके आके शुद्धिकरण करेंगे। तो वहां पे एक मुल्ला थे, उनको बुलाया गया और इस स्कूल में जब जो भी लड़कियां थी उनको पिकेट करवा दिया गया। तो मुल्ला ने आके देखा और फिर वो बोले कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है, यहाँ पे तो एक जिन्न है। जिन्न एक ऐसा चीज है कि जो इंसान को दिखाई नहीं देती या फिर बहुत इजीली पकड़ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ये पता लगाना होगा कि इस बिल्डिंग का असली ओनर, इस जगह का, जमीन का असली ओनर कौन था। तो तभी हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे जो जिन है या जो भी दुर्शक्ति है वो क्यों घूम रही है। तो ये कह के मुल्ला जी चलते बने और स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी कह लीजिए, उन्होंने फटाफट अपना काम शुरू किया और तब उन्हें पता चला कि ये परिवार एक मुस्लिम फैमिली का था जो बहुत ही फल फूल रहे थे, उनकी बिजनेस में बहुत ही तरक्की हो रही थी और पर्सनल फ्रंट पे भी वो लोग बहुत खुश थे। मगर उनके किसी रिश्तेदार को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने ऐसा काला जादू करवाया कि उस बिजनेसमैन की पत्नी पहले मर गई, उससे पहले उसने अपने पोते को छत से नीचे फेंक दिया और उसके बेटे की वाइफ यानी उस बिजनेसमैन की बहू, उसका भी इस सदमे से निधन हो गया और उनका बिजनेस बहुत ही जल्दी जल्दी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। तभी उसको किसी ने बताया कि ये उस रिश्तेदार का काला जादू ही है जिसकी वजह से इतना सब खात्मा हो रहा है अच्छी चीजों का। तभी उस बिजनेसमैन ने यह डिसाइड किया कि अपने बाकी बच्चों को और परिवार के लोगों को उस गांव से, उस जगह से बहुत दूर भेजें। और वैसा उन्होंने किया भी, मगर वो नहीं गए, वो वहीं पे थे और उस जगह को सेफ गार्ड करने के लिए वहीं पे उम्र भर रुक गए। ये बात कुछ 50 साल पुरानी, मगर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उस जगह को प्रोटेक्ट करने वाला कोई था नहीं और उनके बच्चों ने इस जगह को इस स्कूल के ट्रस्ट को बेच दिया। और अभी तक वो शक्तियां बहुत ही शांत थी क्योंकि स्कूल जैसी एक पवित्र घटना या एक संस्था वहां पे थी। मगर जैसे ही तबस्सुम और शाहनवाज ने उस स्कूल के प्रमाइसेस में सेक्स किया तो वो जिन्न की शक्तियां वापस आ गई क्योंकि वो जगह अब प्योर नहीं रही। ये सब जानने के बाद प्रिंसिपल मुल्ला से पूरी उस बात की जानकारी मुल्ला को प्रिंसिपल ने दी और मुल्ला आए जैसे तैसे करके पूरी रात जूझने के बाद उन्होंने उस जिन्न को एक रूम में यानी उसी मोटर रूम में कैद किया और उसको पत्थर और ईंटों से सील कर दिया और कहा कि इस रूम के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। और मुल्ला जी अपने घर को चलते बने। जैसे ही वो अपने घर गए वहां पे तबस्सुम और सायरा उनके घर के बीचों बीच खड़ी थी और जैसे ही मुल्ला ने उनको देखा उस घर से धुआं उठने लगा और मुल्ला को समझ में आ गया कि वो जिन्नत दरअसल स्कूल से तो निकल गई मगर अब उनके घर आ गई और उनके पीछे पड़ गई। तो दोस्तों ये थी स्टोरी
दरभंगा की स्कूल की। और अब सुनते हैं अपनी अगली स्टोरी। उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। तो अगली स्टोरी का टाइटल है नाले बा। राजशेखर अपनी पत्नी इंदु के साथ अपनी इनोवा कार में ट्रैवल कर रहा था। वो हाईवे थी और गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। राजशेखर बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया और उसकी शादी हुए 10 साल हो चुके थे। मगर पता नहीं क्यों उनकी रिलेशनशिप में अब वो स्पार्क नहीं रहा। वो मानो एक दूसरे से अलग ड्रिफ्ट होते जा रहे थे और वो दोनों को भी पता था कि शायद कुछ गड़बड़ है उनकी रिलेशनशिप में। ये सब सोचते हुए राजशेखर गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी रुक गई। उफ़, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? शायद डीजल खत्म हो गया। अरे तो डीजल पहले भरवाना था ना। मैंने चेक नहीं किया। हाँ, तुम चेक नहीं करोगे, तुम भूल जाओगे, तुम्हें तो ये भी याद नहीं रहेगा कि तुम्हें शादी भी हो गई है। राजशेखर इन तानों को सुना अनसुना करके फटाफट नीचे उतरा और पीछे बूट में से अपनी पेट्रोल की कैन को ढूंढने लगा। तभी उसने पाया कि जो प्लास्टिक की बोतल वो रखता है स्पेयर पेट्रोल के लिए, वो भी खाली थी। अब उसने डिक्की बंद करके यहाँ वहाँ देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। मगर उस हाईवे के पास में एक छोटी सी गली जा रही थी और उस गली के उस तरफ कुछ झोपड़ियाँ, कुछ घर दिख रहे थे। तो राजशेखर ने सोचा कि शायद गांव में कोई थोड़ा सा पेट्रोल दे दे तो वो पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल भरा सकता है बाकी। तो वो फटाफट अपनी कैन लेके उस गांव की ओर चल पड़ा। शाम का वक्त था, तकरीबन 6:30-7 बज रहे थे। हवा तेज चल रही थी, बारिश आने के पूरे आसार बन रहे थे। नाम के लिए तो वो गांव था, मगर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। झोंपड़ियां भी बहुत छोटी छोटी दूर दिखाई दे रही थी, मगर किसी इंसान की आहट या कुछ भी गतिविधियां बिल्कुल निदारत थी। तकरीबन आधा किलोमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा चलने के बाद एक झोंपड़ी उसकी आंखों के सामने नजर आ रही थी, बहुत ही करीब। जब वहां गया तो उसने देखा कि उस झोंपड़ी के दरवाजे पे लिखा हुआ था नाले बा, मतलब कल आ। कन्नड़ा में कल आ को नाले बा बोलते हैं। तो पेंट किया हुआ था नाले बा। तो उसने छोड़ दिया, चलो ठीक है यार। मगर उसको लगा कि उनको कैसे पता कि मैं आज आने वाला हूं, वो कैसे ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ये सोचते सोचते वो थोड़ा चला तो एक और घर था वहां पे। उसने सोचा कि दरवाजा खटखटाएं, मगर वहां पे भी पेंट से लिखा हुआ था नाले बा। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। तभी उसने अचानक पाया कि एक घर के एक आदमी फटाफट पेंट से कुछ कर रहा है, कुछ पेंट कर रहा है ब्रश से। वो बस आखिरी कुछ लकीरें खींचने ही वाला था कि राजशेखर उसके पास पहुंच गया। बोला कि भाई साहब, कोई पेट्रोल मिलेगा? तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। कौन हो तुम, क्या चाहिए?
अरे भाई साहब, मेरी गाड़ी रुक गई, वो हाईवे पे है, मेरी वाइफ वेट कर रही है और पेट्रोल खत्म हो गया। कहा कि आप मुझे थोड़ा पेट्रोल दे सकते हैं? अरे तुम इस वक्त क्यों आए? नहीं, वही मैं बोल रहा हूं ना, मुझे पेट्रोल कल आना, जाओ जाओ। अरे मगर ये कल आना क्यों सब लोग ऐसे लिख रहे हो घर पे? क्या है ये? क्यों सभी घर पे नालेबा लिखा है? हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुम्हें पेट्रोल चाहिए तो तुम सीधा जाओ, वहां पे एक आटे की चक्की है, वहां पे जाके विश्वेश्वरैया से पूछना, वो तुम्हें शायद दे सकता है कुछ पेट्रोल। कितनी देर लगेगी? हाँ, कुछ 5-6 मिनट। ऐसे बोल के वो घर के अंदर जा रहा था, मगर वो कुछ बड़बड़ा रहा था। राजेश शेखर को लगे कि वो ऐसे बोल रहा था कि हाँ, मगर तुम जिंदा पहुंचो तब ना वहां पे। मगर वो श्योर नहीं था। मगर उसने बिना कुछ देर किए उस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और वो चलते बना। तो थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उसने देखा कि वो विश्वेश्वरैया आटा चक्की सामने थी। उसका दरवाजा भी बंद था और उसके ऊपर भी नालेबा लिखा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं। फिर से दरवाजा खटखटाया। हेलो, कोई है? तो अचानक घर के अंदर से कोई हिल रहा था या कोई आ रहा था, ऐसी आवाज उसको सुनाई दी राजशेखर को। फिर दरवाजे से कुछ बोला, नालेबा नालेबा। अरे कल नहीं, मैं हूं, मुझे पेट्रोल चाहिए, हाईवे पे मेरी गाड़ी खड़ी है। तो दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक व्यक्ति ने धीरे से बाहर झांक के देखा, और जैसे उसने राजशेखर को देखा तो उसने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? तो राजशेखर ने आप बीती सुनाई। उस आदमी ने फटाक से उसे अंदर बुला के दरवाजा बंद कर लिया और फिर वो उसकी कैन में पेट्रोल भरने लगा। तो राजशेखर को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। तो उसने पूछ लिया उससे कि यहां हर घर पे नालेबा क्यों लिखा हुआ होता है? क्या तुम सचमुच में जानना चाहते हो? हाँ, बताओ। तो उस आटे वाले ने कहा कि तकरीबन 100 साल पहले हमारे गांव में कुछ जोगनियां आई थी। कुछ कहते हैं बंगाल से आई थी, मगर कुछ कहते हैं राजस्थान से आई थी, मगर जोगनियां आई थी। कुछ बहनें थी 3-4, और उनमें से एक, उसका दिल आ गया इस गांव के एक व्यक्ति पे जिसका नाम था जगन। जगन भी उसको चाहने लगा, मगर जगन के रिश्तेदार बिल्कुल भी राजी नहीं, और उस जोगन की बहनें भी बिल्कुल राजी नहीं, क्योंकि अगर वो शादी करती है तो वो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनको शादी नहीं करनी चाहिए। मगर इसका तो दिल आ गया। ये दोनों भाग के शादी करने की फिराक में थे, तभी इन दोनों को पकड़ के गांव वालों ने मार डाला। बस तभी से शाम होते ही वो जोगन यहाँ पे भटकती है अपने जगन की तलाश में, और जो भी उसको मिलता है उसको मार देती है। तो ये नालेबा क्या है? अगर किसी घर के ऊपर नालेबा यानी कल आ या कल आना लिखा हुआ होता है तो वो उस घर को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसीलिए हम नालेबा लिखते हैं और रोज रोज लिखते हैं। तो बारिश बहुत तेज शुरू हो गई थी और राजशेखर को लगा कि उसे फटाफट जाना चाहिए। विश्वेश्वरैया ने उसे बहुत वार्निंग की, बहुत ही समझाया, मगर राजशेखर की पत्नी जो अकेली वहां पे कार में बैठी थी, तो उसका जाना भी जरूरी था, तो वो फटाफट चलने लगा। मगर उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। वो बहुत तेज भागने लगा। उसे कहा गया था कि वो कैसे भी बुला सकती है, किसी का भी रूप धारण करके बुला सकती है,
इसलिए वो रुका नहीं और कोई उसे रुकने के लिए कह रहा था, बहुत ही प्यार से उसे बुला रहा था, मगर चूंकि वो वॉर्न हो चुका था तो वो बिना खींचे देखे फटाफट चल रहा था। लेकिन अचानक उसके सामने कुछ उसे दिखाई दिया और उसका कंसंट्रेशन भंग हुआ और एक पत्थर पे उसका पैर फिसल के राजशेखर जमीन पे गिर पड़ा। और जैसे ही वो गिरा, उसके पीछे जो कदम सुनाई दे रहे थे वो बहुत उसके पास आके उसके छाती पे मानो कोई बैठ गया। राजशेखर को पता चल गया था कि अब मौत से बच ही नहीं पाएंगे और उसे डर नहीं मगर दुख बहुत था। दुख इस बात का कि उसे आखिरी बार अपनी माँ से और अपनी बीवी से बात करने का मौका नहीं मिला और वो इस सुमसाम जगह पे एक अनाथ शव की तरह कल या परसों या तरसों पाया जाएगा। उसे मलाल इस बात का था कि शादी होने के बाद उसके रिश्ते इंदु के साथ कुछ अच्छे नहीं रहे। उसे लगा कि उसे अगर एक चांस मिल जाए तो वो अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। बस यही सोच रहा था और बेहोश हो गया। और अचानक उसने लगा कि उसकी छाती पे कोई उसको मार रहा है बहुत जोर जोर से। और अचानक उसकी आंख खुली तो राजू, राजू, यहां क्या कर रहे हो? ये आवाज कुछ जानी पहचानी, सुनी सुनी सी लग रही थी। जब राजू ने आंख खोल के देखा तो वहां इंदु बैठी थी। तो उसने बोला कि मैं यहां कैसे आया? मुझे क्या पता, मैं तो कार में बैठी थी। मुझे बहुत धड़ाम से एक आवाज सुनाई दी और जब मैंने बाहर आके देखा तो तुम यहां बेहोश पड़े थे। अच्छा, वो कहाँ है? वो कौन? वो चलो छोड़ो उसको। इंदु माई डार्लिंग, आई लव यू वेरी मच। मैं जितनी भी गलतियां हुई है मेरी तरफ से पूरी सुधारने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहता हूं। यह कह के उसने अपनी बीवी को कस के गला लगा लिया और फिर दोनों कार में बैठ के वहां से रवाना हो गए। तभी रियर व्यू मिरर में राजशेखर ने देखा तो एक औरत वहां खड़ी खड़ी पीछे उस कार को घूर रही थी। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के उस पार हम सुनेंगे एक और कहानी। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज के एपिसोड की अगली कहानी, डव हिल्स एंड द हेडलेस बॉय। जारा को पैरानॉर्मल चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। जो चीज रहस्य थी वो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती थी। उसको हर मिस्ट्री को सॉल्व करना अच्छा लगता था। उसके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे एजुकेटेड, अच्छी पोस्टिंग में थे और इसीलिए उन्होंने जारा को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने का फैसला किया और कोलकाता के एक मशहूर स्कूल कैथरीन कॉन्वेंट में उसका एडमिशन करवा दिया। वहां एक लोकल गार्डियन के साथ जारा रहती थी और छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के पास दिल्ली चली जाया करती थी। मगर उस साल उसके पिता को श्रीलंका जाना था किसी काम की वजह से और उसीलिए जारा को वहीं पे लोकल गार्डियन के घर पे छुट्टियां बितानी पड़ गई थी। तो जैसे ही वेकेशन आया सारे बच्चे धीरे धीरे करके अपने घरों की ओर चलने लगे।
कहा यह जाता था कि कैथरीन कॉन्वेंट में कुछ भूत प्रेत का वास है, कुछ आत्माएं भटकती हैं। जारा को इन चीजों में जैसे कि बहुत ही दिलचस्पी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस छुट्टियों का फायदा उठाया जाए और सच का पता लगाया जाए। तो छुट्टियों में जैसे ही सारे स्टूडेंट्स चले गए, जारा ने भी अपने लोकल गार्डियन से यह कहा कि उसकी स्कूल का आज आखिरी दिन है, जबकि छुट्टियां एक दिन पहले ही हो चुकी थी। मगर उसने अपने गार्डियन से झूठ कहा कि स्कूल का पहला दिन, लास्ट दिन है आज। ये बोल के अपने घर से वो निकल गई और स्कूल की ओर बढ़ने लगी। स्कूल में उसने कई सारे रूमों में जाके फील किया या फील करने की ट्राई की, मगर कुछ भी उल्टा नहीं था या कुछ भी गलत नहीं था। और जो भूत आत्मा का लोग अक्सर वर्णन किया करते थे, वैसा कुछ भी नहीं था। तो यही सोचते हुए वो बाहर आई, तो उनकी एक टीचर थी, मिस लैंडशॉट। उसने जारा को देख लिया और बहुत ही डांटा, क्योंकि उनके हिसाब से जारा को स्कूल में नहीं रहना चाहिए था, घर जाना था। तो उन्होंने बहुत डांटा और जारा को घर जाने के लिए मजबूर किया। स्कूल के बैक डोर से जारा निकल गई और अपने लोकल गार्डियन के घर की ओर चल रही थी। तो अचानक उसके दिल में और या उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसके गार्डियन के घर की ओर जाने वाली गली राइट में मुड़ती है, मगर राइट में ना मुड़ के अगर वो सीधा जाए तो वो उन पहाड़ियों में या उन जंगलों की तरफ जा सकती है जहां लोग अक्सर मृत पाए जाते हैं और लोगों को मानो बहुत सारी हॉन्टिंग एक्सपीरियंस वहां पे हुए हैं। तो जारा ने सोचा, ठीक है, अगर स्कूल में नहीं तो इन जंगलों में ही देख लेते हैं कि क्या है। तो वो सीधा जा रही थी और कुछ भी नहीं था, बहुत सब शांत था। अचानक थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, मगर जारा कहाँ रुकने वाली थी। उसने देखा यहाँ वहां कुछ भी नहीं था और वो एक अखरोट के पेड़ के नीचे आके खड़ी हो गई थोड़ी देर विश्राम करने के लिए। तभी उसने देखा कि उसकी एक ब्रांच से एक काले कलर की पैंट बहुत ही फटी हुई अवस्था में लटक रही थी। मगर जारा को पूरा यकीन था कि जब वो वहां आई थी तब वो पैंट नहीं थी। तो उसने इधर उधर मुड़ के देखा, उसको लगा कि शायद कोई हो यहाँ पे, किसी बच्चे की पैंट ही थी, मगर वो वहां पे कोई बच्चे कोई नहीं थे। जब उसने वापस उस पेड़ की ओर मुड़ के देखा तो वो पैंट वहां से गायब था। अब जारा को डर लगने लगा। वो फटाफट वहां से निकल के जल्दी जल्दी उल्टे कदम वापस चलने लगी। तब उसको लगा कि कोई शायद उसे बुला रहा है। तो अपने गार्डियन के घर की ओर जो सड़क जाती है उस तरफ जारा भागने लगी और बहुत सारे बच्चों के हंसने की आवाज, खिलखिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। और अचानक जारा के बगल में धम धम करके कुछ दो चार चीजें जैसे गिर रही हों वैसी आवाजें आई और वो बेहोश होके मुंह के बल गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली और सर उठा के देखा तो उसके सामने एक जोड़ी पैर ब्लैक कलर की पैंट पहने खड़े थे। वो वही पैंट थी जो अखरोट के पेड़ के नीचे उसे दिखाई दी लटकती हुई। उसने अपनी नजरें उठाई। पैंट के ऊपर एक शर्ट का पॉकेट फटा हुआ, उसके ऊपर कॉलर वो भी फटी हुई
और कॉलर के ऊपर कुछ नहीं। तो जैसे ही ज़ारा ने यह देखा, उसके डर का कोई शुमार नहीं रहा। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है? कैथरीन? कैथरीन? सारा बहुत डर के बोली, नहीं, मैं कैथरीन नहीं हूं, मैं ज़ारा हूं। ज़ारा? अच्छा अच्छा, मैं विलियम हूं। मुझे लगा कि तुम मेरी बहन हो कैथरीन। वो मैं देख नहीं सकता ना, इसलिए मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ज़ारा ने पूछा। अब उसको थोड़ी हिम्मत आ रही थी। उसे लगा कि ये अच्छी तरह से बात कर रहा है, शायद कोई अच्छा ही लड़का होगा, उसे कुछ नहीं करेगा। तो उठ खड़ी हुई और बात करने लगी। तुम देख नहीं सकते, तुम्हारा सर भी नहीं है, मगर तुम बोल कैसे रहे हो फिर? मैं बोल नहीं रहा हूं। एक्चुअली ना, तुम्हारी दिमाग की आवाज है, तुम्हारे सर में गूंज रही है मेरी आवाज। वो मैं बहुत बार सोचता हूं कि अगर मेरी आवाज किसी के कानों में उसके सर के थ्रू गूंज जाए तो मुझे कोई हेल्प कर सकता है। तुम्हारा सर कहां गया? ज़ारा ने पूछा। वो ना, हम लोग एक बार खेल रहे थे और मैं एक पेड़ के नीचे छुपा था और मेरी बहन मुझे ढूंढ रही थी, मगर पता नहीं अचानक उस पेड़ को कोई काट रहा था और मेरा सर भी उसी चक्कर में कट गया और मेरी बहन डर के मारे मर गई और बहुत सारे बच्चे भी, मगर अब मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। ज़ारा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मेरा सर नहीं है ना, इसलिए वो मुझे वहां पे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कहां अंदर नहीं जाने दे रहे? वहीं जो वो मरे हुए लोगों की जगह होती है ना, मुझे पता नहीं क्या है वहां पे। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मगर मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मेरा सर यहीं कहीं पड़ा है, मगर मैं देख नहीं सकता ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे सर कहाँ है। क्या तुम मेरे साथ चल के उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? ज़ारा ने तुरंत स्वीकार कर लिया और वो दोनों ढूंढते रहे उस जंगल में। ढूंढते ढूंढते वो उस अखरोट के पेड़ के पास आ गए जहां पे ज़ारा ने वो पैंट देखी थी। ज़ारा ने कहा, इस जगह पे आके तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ, मगर मुझे पता नहीं। ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ के उस पेड़ पे रखा तो उसने कहा, विलियम ने कहा, हाँ यहीं पे है, यहीं पे मेरा सर कटा था, मगर मुझे मिल नहीं रहा है सर। तो ज़ारा ने देखा पेड़ के नीचे एक एक्स पड़ी हुई थी, तो उसने कहा कि हाँ वो एक्स तो मिल गई है। तो विलियम ने कहा, नहीं नहीं, ये एक्स वो नहीं है, ये थोड़ी नई है। मेरी एक्स जो मेरा सर काटी वो पुरानी है थोड़ी, मगर वो मिल नहीं रही है। तो ज़ारा ने उस एक्स से जमीन खोदनी शुरू की और वहां पे एक बहुत ही जंग लगी हुई एक्स थी। उस पे इनिशियल लिखा हुआ था EL। और फिर और थोड़ा जमीन खोदने के बाद उसको कुछ महसूस हुआ। उसको लग रहा था कि जमीन के अंदर कुछ है। जब उसने एक्स हटा के अपने हाथ से वो निकाला तो देखा कि एक बहुत ही क्षतिग्रस्त इंसान का स्कल, सर वहां पे था। तो उसने उस सर को उठा के विलियम के शोल्डर के ऊपर रखा और उसे लगा कि कुछ नहीं होगा। उसने कहा, मगर जैसे ही उस सर को विलियम के शोल्डर के ऊपर उसने रखा तो देखते ही देखते वो सर जो क्षतिग्रस्त था वो पूरा फॉर्म होने लगा। एक बहुत ब्राइट सी एक लाइट हुई और विलियम वहां से गायब और ज़ारा फिर से बेहोश होके गिर गई।
जब वो उठी तो उसने पाया कि वो कहीं सड़क के किनारे स्कूल के पास पड़ी थी और उसके पास में बैठी थी मिस लॉन्गशॉ। और जब सारा ने ये कहानी मिस लॉन्गशॉ को सुनाई और ईएल वाले उस एक्स के बारे में कहा, तो मिस लॉन्गशॉ ने कहा कि दरअसल वो एक्स ना वो मेरे पापा की है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले वो शिकार के लिए गए थे, तो वहां एक पेड़ के पीछे एक भालू घूम रहा था। तो मेरे पापा उस भालू को मारने के लिए एक्स चलाए मगर भालू तो बच गया, मगर उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक लड़का बेचारा उसका सर कट गया। तो हमने कोशिश की कि उसको दफनाया जाए, उसके परिवार को इन्फॉर्म किया जाए, मगर वो भालू उस लड़के के शरीर को लेके भाग गया। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड की आखिरी कहानी। और भी कहानियां हैं इस बुक में जिनको लेके हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।